और आप सभी लोगों की गौरवमयी उपस्थिति हमें सदा प्रेरित करती है कि इस तरह आयोजन हम करते रहें। संयोग से धर्मशास्त्र की ये जो श्रृंखला है, धर्मशास्त्र वेबिनार की, निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ रही है। और इस श्रृंखला को आज अग्रसरित करने के लिए धर्मशास्त्र के ही विद्वान, हम सब संस्कृत वेद व्याकरण और विभिन्न विषयों के होते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र के ही एक के प्रामाणिक विद्वान जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में उपाचार्य रह चुके हैं, प्रोफेसर यशोवीर जी, आज हमारे बीच वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। तो मैं इस सत्र के कुशल संचालिका के रूप में आदरणीय डॉक्टर संतोष भारद्वाज जी से निवेदन करता हूं कि इस सत्र का वो दायित्व निर्वहन करें और हम सभी को वक्ता जी के परिचय के साथ विविध गतिविधियों से लाभ प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ला जी, शर्मा जी, संतोष शर्मा, आपको अनम्यूट होना पड़ेगा मैडम जी। संभवतः उनका लिंक हट गया लगता है, वो लिंक में नहीं है, उनका कुछ डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। चलिए, सभी के अभी जो तो बोल रही थी, अभी तो आनंद है उन्होंने उसको बढ़ाता हुआ जो अभी हानि हुई है उसकी पूर्ति में करता हूँ। संतोष शर्मा मैडम जी हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाई। जैसी कि मेरी जानकारी है, आचार्य जी संप्रति कैथल हरियाणा के जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, वहां रजिस्ट्रार पद पे प्रतिष्ठित हैं। और इससे पूर्व आप उपाचार्य धर्मशास्त्र विभाग के रह चुके हैं, तो निश्चित रूप से आप आचार भी जानते हैं, व्यवहार भी जानते हैं, प्रायश्चित भी जानते हैं। व्यवहार प्रकरण के जो अभी 18 विवादों को लेकर हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, तो उससे भी आप भलीभांति परिचित हैं। आज आपका आपने बड़े रोचक विषय लिए हैं, तो उन पे चर्चाएं होगी। तो जैसे नारद मनुस्मृति में उन्होंने 2 हिस्सा कर दिया, एक कृत्वानुशय और फिर एक विक्रिया संप्रदान, परंतु मनु ने ऐसे नहीं माना, दोनों को एक ही माना था। मनु ने क्रय विक्रयानुशय विवाद स्वामी पालयो, ये मनु का शब्द है। तो इस तरह मनु ने एक माना था, नारद और अधिक बारीकी से इसकी समीक्षा करते हैं, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया था। तो उसी विषय पर जो एक हिस्सा अभी बच गया है, कृत्वानुशय, कल तो क्रय विक्रय अनुशय का प्रकरण में से पहला प्रकरण समाप्त हो चुका है, अब जो दूसरा प्रकरण उसका बचा है। तो और फिर 2 प्रकरण और हैं एग्रीमेंट के संदर्भ में, फिर और जो क्षेत्र विवाद के संदर्भ में। तो इन सभी प्रकरणों पे आचार्य जी से मेरा निवेदन है, आज के जो आदरणीय प्रवक्ता प्रोफेसर यशोवीर जी हैं, आप अपना विचार प्रस्तुत करें, हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय आचार्य यशोवीर जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। बड़े ही मैं वीडियो ऑन करने में थोड़ी ये दिक्कत है, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा दिक्कत था, मैं थोड़ा सा आपके सामने, वैसे तो मेरी मैम से अब से 2-2.5 महीने पहले बात हो गई थी। इस कार्यक्रम को जब बनाया जा रहा था तो हम इसके नींव में मैम के साथ रहे, और मैं परसों तक भी स्वस्थ था, तब भी मेरी बात हो रही थी, मैं तो सुन रहा था उस दिन। तो अगले दिन मुझे धन्यवाद ज्ञापन के लिए रखा गया, तो तब भी मैं उपस्थित नहीं हो पाया। मैं समस्त, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि मेरी एक परिकल्पना थी अपने जीवन की, जिस परिकल्पना को
मैम रस्तोगी मैम और देव कृष्ण जी, आप लोगों ने जिस तरीके से समाज को देने का प्रयास किया है, वास्तव में ये अद्भुत, अतुलनीय और बहुत ही सार्थक कदम है। मैं आपका भूरिशः धन्यवाद बोलने से पहले ही कर रहा हूँ, क्योंकि आप इस वर्तमान युग में, क्योंकि मेरा, आपने ठीक कहा कि मेरा विषय वास्तव में धर्मशास्त्र है और मेरी शोधोपाधि भी व्यवहार पर है, और मैंने एक पुस्तक भी व्यवहार विमर्श के नाम से, जो अपने अष्टादश व्यवहार हैं, चतुष्पाद हैं, और जिन दिव्य आदियों के माध्यम से हमें समाज में अपने न्याय प्रक्रिया को चलाने के लिए, उसको बहुत ही पारदर्शी बनाने के लिए, जो भी ऋषियों द्वारा, जो भी हमारे माननीय जो आप्त पुरुष जो हुए हैं, जिन्होंने स्मृतियों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से और निबंध आदि के माध्यम से जो धर्म के विषय में बात कही है, मैं सबसे पहले एक ही बात कहूंगा कि धर्मशास्त्र एक ऐसा विषय है जो किसी भी धर्म के विषय में बात नहीं करता है। वहां पर एक ही धर्म है और वह धर्म है मानव धर्म। वहां पर जो आजकल कहा जाता है, धर्म की व्याख्या ही गलत हो गई है। संप्रदायों को या वैचारिक मतभेदों को या वैचारिक दार्शनिक दृष्टि को जो धर्म का नाम दिया जाता है, वह उचित नहीं है। 18 व्यवहारों में यही कहा गया है कि विनानार्थे अब संदेह हारा हरणम उच्यते, नाना संदेह हरणात्, अर्थात अनेक प्रकार के जो व्यवहार में संदेह आ जाते हैं या दिक्कतें आती हैं, उनके लिए जो मनु महाराज ने, याज्ञवल्क्य जी ने, और उसके बाद नारद, व्यास, विष्णु आदि ने अपनी अपनी बातें कही हैं। मैं, क्योंकि मेरी बात हो रही सुबह मैम से, मैम ने कहा यशवीर जी आपको थोड़ा सा जरूर बोलना है, तो मैं उनकी आज्ञा, क्योंकि वास्तव में उन्होंने शुरू में मुझसे सलाह ली और मैं इसमें प्रतिभागी के रूप में भी ना रहा हूँ, चाहे स्वास्थ्य कितना भी ठीक ना हो, ऐसा मेरा मन माना, तो मैं उसमें और आगे भी इन कार्यों को आगे बढ़ाना है। मैम से भी बात हुई थी सुबह, तो मैं जो पहला सोपान है, आपने 3 सोपान आज रखे हैं, कृत्वानुशय, समयस्य अनपाक्रम और सीमा विवाद। तो जहां पर संदेह के हरण के लिए बात की जाती है, तो यहाँ पर कृत्वानुशय की बात हो रही है। सबसे पहले नारद कहते हैं, कृत्वा मूल्येन यह पुण्यम क्रेता न मन्यते कृतानुशय इत्येतद् विवाद पदम उच्यते। शायद मुझे जानकारी नहीं है कि चतुष्पाद के विषय में भी कहीं कोई बात आई होगी। वैसे तो व्यवहार के विषयों को करते समय क्रिया, साध्य, सिद्धि आदि के जो अपने चतुष्पाद हैं, तो उनको भी चर्चा यदि कहीं हो, इन बातों का याद जरूर रखती हैं, कहीं आगे होने वाली होगी। तो वहां पर विवाद पद कहा गया है, यानी कि आपसी सामाजिक विवादों को, उसके निस्तारण को किस तरह से किया जाएगा और कैसे करना चाहिए, और वो विवाद है क्या। उसमें मनु महाराज कहते हैं, कृत्वा विक्रिय वा, जो भी देवनारायण जी ने कहा, कृत्वा विक्रिय वा किंचित यस्य अनुशयो भवे स्वंतर दश हाथ द्रव्यम जद्याचेवा ददितवा। कौटिल ने भी व्यवहार शब्द को ही इसमें गणना की है। जो अभी माननीय कह रहे थे कि उनको विक्रय संप्रदान के विषय में जो अलग कहा गया है, अर्थात विक्रय के पश्चात कोई वस्तु को क्रेता को न सौंपे, मनु महाराज ने उससे बिल्कुल अलग व्यवस्था दी है, क्योंकि ये दोनों चीज ही खरीदने के बाद ही वो चीज प्राप्तव्य होती है, वो चीज मिलनी होती है, लेनी होती है। कोई ना दे तो वो उसी विवाद में आता है। वास्तविकता तो यही होनी चाहिए। मैं मनु के समर्थन में भी हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें हमारे निक्षेप, प्रतिभू आदि भी आप पहले आए हैं, आपने उनको भी गौर से सुना होगा कि कई बार कोई एग्रीमेंट, समझौता ही हो जाता है कि भाई इतने दिन तक हम आपको धरोहर के विषय में चीज रखते हैं, और तब वो ना मिले या उसके विषय में कुछ राशि निश्चित करके ले ली जाती है, तब भी वो उसके बाद में वो ना लौट आए, या उसको आपने देखा होगा पहले भी गाँव में, या गिरवी कहते हैं जिनको रखते थे,
तो उनमें भी एक क्रिया आती थी कि भाई कुछ बेचने जैसी व्यवस्था कर लो, कल को आप उसको मना कर दो, तो ऐसी दिक्कतें वास्तव में ही आती थी। उनके विषय ये भी है कि जब कभी कोई व्यक्ति कोई वस्तु बेच देता है, वो वस्तु वास्तव में बेचने योग्य है या नहीं है, क्या गलत चीज बेच करके बेचने वाला पश्चाताप करता है, वास्तव में खरीदने के बाद उसका परीक्षण करता है, क्या उन्होंने पहले ही परीक्षण कर लेना चाहिए। ये सारी बातें याज्ञवल्क्य ने और नारद ने अपनी जो कोई भी संपत्ति है उसके खरीदार को यदि वो नहीं दी जाती है खरीदने के बाद में, उसमें एक अवधि होती है, समय होता है, तो उनका भी वर्णन किया है। अवधि में यदि विक्रेता नहीं देता है तो उसको जो दंड मिलना है, दंड की व्यवस्था भी की गई है कि भाई यदि वो गलत चीज देता है, बिल्कुल विपरीत चीज दे देता है, तो उसका दोगुना दंड। और उसमें व्यवस्थाओं वस्तुओं का भी निर्धारण है। कुछ जो कंज्यूमेबल आजकल कहते हैं ना, जो जल्दी समाप्त हो जाती हैं, चल अचल संपत्ति में कौन सी चीज को क्या करना है, जो उसका क्या मूल्य है और उसका कितना लाभ दिया जाएगा, ये क्रेता जो है वस्तु प्रदान नहीं करता है तो विक्रेता को उसमें कितना दंड दिया जाएगा, वो वस्तु के आधार पर होगा। जो वस्तु, जैसे आज आप जानते हैं स्वर्णकार वगैरह कहते हैं कि भाई अभी ये 18 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, उसी तरीके से उस समय भी यही बात कही गई थी भाई उतना दंड का कितने का भागी होगा। वो सारी चीजें क्रेता और विक्रेता के बीच में कही गई। एक बात और भी आई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसने खरीद तो लिया लेकिन वो लेके नहीं जाता है और वो कंज्यूमेबल आइटम है, वो समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, वो जल जाती है या उसको कोई चुरा लेता है। तो इसमें विक्रेता जो है उसने तो बेच दी, तो लेने वाले यदि नहीं लेता है समय में, तो उसमें कई बार ऐसा भी वर्णन आया है कि वो उसमें हानि के लिए उसमें जिम्मेदार जो विक्रेता है वो नहीं होता है। आगे ये भी नियम की बात, क्रियान्वयन की बात आती है कि किसी वस्तु के विक्रय के पश्चाताप नहीं करता है और पश्चाताप युक्त यदि वो नहीं होता है तब खरीदी हुई जो वस्तु है वो 10 दिन के अंदर उसको वापस ले लेनी चाहिए। या तो जल्दी ले लेनी चाहिए, नहीं तो फिर वो न्यायालय में अर्थात राज्यसभा में यदि कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर फिर उसके बाद दंड होता है, नहीं तो स्वतः ही अपनी दी हुई चीज को वापस ले। या उस तथ्य का जो समर्थन कात्यायन जी ने भी किया है, मनु ने इन सभी नियमों को सभी प्रकार से दान प्रदान क्रय विक्रय आदि के अनुसार विस्तृत रूप से कहा गया है। कात्यायन ने विशेषतः भूमि के विक्रय के प्रकरण में 10 दिन का सामान्य लोगों को, जो बाह्य लोग हैं, उनको वो समय अवधि देने का, मूल्य प्राप्त करके उसको बेच करके उसको कब्जा या उस जमीन को न सौंपने में जो बाहर के लोग हैं उनको 10 दिन का समय दिया है। और जो सपिंड है उनके लिए उसमें 12 दिन का दिया है। भूमेर दशा है विक्रेतु तत्केतुरेव च द्वादशा सपिंडानाम अपि चाल्पमतः परम। अर्थात याज्ञवल्क्य और नारद के अनुसार सभी विक्रेता मूल्य प्राप्त कर किसी वस्तु का विक्रय करता है तो दोष युक्त वस्तु को दोष रहित बताकर यदि बेच देता है, ऐसी स्थिति में उसे खरीदार को दोगुना मूल्य देकर वस्तु वापस लेनी होती है और राजा को भी उसी मूल्य के बराबर मूल्य का अर्थदंड देना पड़ता है। और उसके बाद यह भी नियम है कि विक्रेता पूरा मूल्य प्राप्त कर लेता है, किंतु यदि वस्तु के विक्रय का थोड़ा मूल्य लिया गया है और क्रेता और विक्रेता दोनों ही दोष रहित हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में जो राजा है, जो वहां पर न्यायाधीश हैं, वो उसका निर्णय उनके जो आपस में संवाद है, जो उनके साक्षी हैं, उनके आधार पर किया जाता है। यदि कोई वस्तु के विक्रय से पहले खरीदार द्वारा कुछ धन बयाना आदि के रूप में लिया जाता है और विक्रेता बाद में दोषयुक्त वस्तु को इस प्रकार से खरीद कर को बेच देता है, तब भी जो बयाना है उसको दुगना देने की बात कही गई है। उसको सत्यंकार के नाम से कहा गया है। सत्यंकारम कृतम द्रव्यम द्विगुणम प्रदिदाप्येत सत्यंकारं च यो दत्त्वा यथा कालम न दृश्यते। याज्ञवल्क्य जी ने कहा था, पण्यम भवेद् यद् निःसृष्टम तद्दीयमानम गृह्णतः।
अर्थात इसमें नारद जी का कथन है कि खरीद कर मूल्य देने के पश्चात खरीद का पश्चाताप करना, और उसे क्रय का निरसन कहा जाता है। इस संबंध में खरीदी हुई वस्तु वापस दी जा सकती है, किंतु यदि दूसरे या तीसरे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बहुत ही जल्दी प्रत्यर्पित करना होता है और उनके मूल्य का तीसरा, पांचवा या मतलब जो भाग है उसको उसके पश्चाताप के रूप में प्रत्यर्पण यदि नहीं करता है तो उसको देना पड़ता है। किंतु यदि अन्य दृष्टि से याज्ञवल्क्य और नारद जी के प्रेक्षण की सीमा निर्धारित की है, कुछ वस्तुएं हैं, लोहा, दुधारू पशु, भारवाहक पशु, रत्न, बहुमूल्य पत्थर, मोती, मूंगा आदि, सभी प्रकार से अन्न, दास और दासी के लिए क्रमशः 1, 3, 5, 7 और 10 या उसका आधा मास का समय सीमा तय गई है। आधे मास की भी आधी है, पहले अर्ध मासार्धम कहा गया है। कुछ विषयों में आधे मास की बातें कहीं कहीं सुनने में आती है। और कौटिल्य ने भी व्यापारी, कृषक, पशुपालक, वर्णशंकर वर्णों को परंतु वापस करने के लिए 3, 5, 7 रात्रि का ही समय दिया गया है। वैसे ये विषय बहुत ही गंभीर है और समाज के प्रचलन में वर्तमान में भी है। वहां भी याज्ञवल्क्य कहते हैं एक दशैक पंच सप्ताह मास त्रयार्धम मासिकम, यानी कि कई तरह की बातें कही हैं, कहीं आधे मास के लिए, कहीं महीने के तीसरे अंश के लिए, तीसरे भाग के लिए। कृत्वा विक्रिया व किंचित दद्य अनुशयो भवेत। तो मेरा इतना ही कहना है कि मेरी मैम से बात भी हुई थी कि मैं थोड़ा सा कृत्वानुशय पर बोल करके सबसे क्षमा चाहते हुए यही कहूंगा कि और जो विषय 2 हैं उन पर मेरी बात हुई थी, मैम कुछ प्रकाश डालेंगी और मैं दोबारा कभी अवसर मिलेगा मैं सबसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं कि मैं चाह करके भी उतना अच्छा तैयारी के अनुरूप नहीं बोल पा रहा हूं, और आगे जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं आपके लिए तत्पर हूं, हमेशा उपलब्ध रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद यशवीर जी, इतना अस्वस्थ होने के बावजूद भी आप आए और आपने हमें कृत्वा अनुशय के बारे में काफी कुछ बताया। तो हम वाकई में आपके आभारी हैं कि अस्वस्थ होने के बावजूद भी आपने अपना कहिए कि अपना एक समय जो है, समय जो एग्रीमेंट है उसका मान रखा है पूरा। तो हम आपके बहुत आभारी हैं। आपको जरूर सुनेंगे, हम सुनना चाहेंगे अगले किसी सत्र में या कभी भी। और अगर अभी भी आप फील करते हैं, बोल सकते हैं आगे, तो प्लीज हम आपको सुनना चाहेंगे, ये भी बात है। मैम मेरा तो ये विषय ही है, सीमा विवाद पर तो तभी मैं मैंने कहती हूँ ना, आप जितना स्पष्ट बोल पाएंगे उतना दूसरा व्यक्ति नहीं बोल पाएगा। तो अगर आप बोले तो अच्छा लगेगा हमें। जी मैम, मैं बोलने को तो बोलता हूँ मैम, लेकिन मेरा वही है कि उतना तारतम्य सा नहीं बन पा रहा है कि जो चीजें जहाँ बोलना चाहता हूँ वहां से वो चीजें थोड़ी मतलब मन सा नहीं बन पा रहा है। तो ये मैंने अपने केवल ये तो अभी भी जो मैंने बोला है 2-4 चीजें सामान्य वे में आपसे कही है, और यदि ऐसा होगा तो मुझे वैसे आज आराम है, यदि समय मिलेगा तो मैं अभी तो जो 2-4 दिन है उसमें कभी भी आप मुझे को भी पूरा कर दूंगा। क्या करें? ठीक है फिर अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो फिर हम अपनी टूटी फूटी भाषा में कुछ थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद है, आभार है हमारी तरफ से, संचालक की तरफ से, वेद संस्थान की तरफ से, सभी की ओर से हम आपके आभारी हैं कि अस्वस्थ होते हुए भी आपने समय का अनुपालन किया, प्रतिज्ञा का। धन्यवाद। इस विषय पर और थोड़ा चर्चा की थोड़ी सी की जा सकती है। हाँ, अब चले गए शायद यशवीर जी, मेरे ख्याल में, देख लो। तो आइए आप सभी लोगों का
एक बार फिर स्वागत करते हैं। आचार्य जी जल्दी स्वस्थ हो जाएं ये कामना करते हैं। आज का विषय जो है, मैं तो प्रोफेसर यशवीर जी जैसे स्पष्टीकरण नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ तो इस मार्ग पे आपको मार्गदर्शन मिलेगा। तो आज पहला विषय उन्होंने लिया था कृत्वानुशय, और बाकी जो दो विषय हैं क्षेत्र विवाद और जो समय से अनुपाकर्म, मैं उर्मिला मैडम जी से निवेदन करूंगा वो उनको स्पष्टीकरण दें, क्योंकि वे इसके अंदर मतलब अनुप्रविष्ट हैं और आधिकारिक विदुषी हैं। आइए सबसे पहले कृत्वानुशय विषय जो हमारे समक्ष है इसको थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। इसमें कृत्वानुशय, इसमें कृत्वा खरीद करके, और अनुशय जो शब्द है उसको दो टुकड़ों में हम बांट लेते हैं, अनु और उस। इसमें सुच धातु है, सुच शोके। सुच दो प्रकार की धातु है, एक तो द्वितीय अर्थ में, एक शोक के अर्थ में। यहाँ द्वितीय अर्थ वाली धातु नहीं लेंगे। अनुशोचती इति अनुशयः। अनुशोचती तात्पर्य बार बार अनुशोचना करता है, पश्चाताप व्यक्ति करता है। कृत्वा वस्तुनि कृत्वा पदार्थान कृत्वा अनुशोचती इति कृत्वानुशय, ये प्रकरण है। और इसमें बड़ी चर्चाएं हुई है। इसमें चतुर्दर जी क्या हुआ? हाँ, चर्चा का जो विषय है इसको कई हिस्सों में आचार्य जी ने बांटा है। सबसे पहले इनका देखते हैं कि नारद जी क्या स्पष्टीकरण देते हैं। नारद जी अंतिम में, इसमें 16 पद्यों वाला ये प्रकरण है। इस 16 पद्यों वाला इस प्रकरण में सबसे अंतिम पद्य जो है उसको हमें देख लेना चाहिए। देशम कालम च भोगम च ज्ञात्वा नष्टे बलाबलम, यानी पहले देश देखें, किस देश में ये पदार्थ खरीदा गया था, तो ये प्रमुख है। दूसरा है काल भी देखें, किस काल में, यानी ये पदार्थ को खरीदने में कितने काल व्यतीत हो चुके हैं। भोगम, इस पदार्थ को देखें, इसका क्या स्वरूप है, ये पदार्थ घटता हुआ चला जाता है या बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे कल चर्चा हुई थी, धान हमने खरीद लिए खलिहान से और 2 माह के बाद उसको बेचे, उसका जो वजन है घट गया। तो यह नारद स्पष्ट कहते हैं, देशम कालम च भोगम च ज्ञात्वा नष्टे बलाबलम, और इनका नाश होना और वृद्धि होना, और इनके बल और अबल, ये दोनों स्वरूप को जानने वाला। द्रव्याणाम कुशला ब्रूयुः यत्तत् दाप्यम असंशयम, यत्तत् आप्यम, इस तरह ज्ञान रखने वाला पदार्थों को यथा योग्य प्राप्त करता है। आप्य जो पदार्थ है, प्रापणीय जो पदार्थ है, उसमें वो विवाद नहीं करता। लेकिन जिनको ये ज्ञान नहीं होता है तो निश्चित रूप से वे विवाद करते हैं और विभिन्न समस्याओं का सम्मुखीन होते हैं। तो आज उनमें से कुछ प्रकरण हम यहाँ लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कृत्वा मूल्येन जत पण्यम क्रेता न बहुमन्यते। खरीद तो वस्तु उन्होंने ली है, मूल्य भी चुका दिया है, लेकिन क्रेता न बहुमन्यते, अब क्रेता जो है, यानी ये जो विवाद है इसको कहेंगे कि क्रेता और विक्रेता के बीच में विवाद है, या इसको ये कहेंगे कि उपभोक्ता और विक्रेता के बीच में ये विवाद है। और कहते हैं कि वस्तु तो हमने खरीद ली, लेकिन क्रेता न बहुमन्यते, अब उस वस्तु के प्रति जो पहली श्रद्धा थी वे नहीं रही। वो तो चमकदार वस्तु थी, हर वस्तु चमकदार होती है, अब उसको ये वापस करने की चाहत रखता है, और वहां पहुंचता है तो वो लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए कृत्वानुशय, और बेचने वाला भी तनाव में गुजरता है और जो खरीदा है वो भी तनाव में गुजरता है। तो इसलिए यहाँ न्याय चाहिए। इसी को आधार बना करके उन्होंने सबसे पहले समय का वर्गीकरण करता है, कि जैसे कहा कि सबसे पहले देश को देखिए, समय को देखिए,
पदार्थों का बलाबल लिखिए, तो उनमें से सबसे पहले समय का वो ज्ञान देते हैं यहाँ कि कृत्वा मूल्येन जत्पन्यम, उसमें इसमें कहता है कि दुष्कृतम मन्यते त्रयी, पदार्थों को खरीद लेने के बाद जब दुष्कृत वो मानता है तो फिर उसके लिए एक नियम बनाया गया कि उसी दिन वो उसको लौटा दे तो कोई हानि नहीं है, कोई विवाद नहीं होगा। विक्रेतु प्रतिदेयम तत्रै बाहन्यवीक्षितम, उसी दिन अभिक्षत यानी अक्षत रूप से उस पदार्थ को अगर वो दे देता है तो अब यहाँ विवाद समाप्त है, कोई विवाद नहीं है, वो विक्रेता जो वो ग्रहण कर लेगा, क्योंकि उसी दिन में आदान प्रदान अगर हो जाता है तो कोई हानि नहीं है। इस तरह नियम बनाया गया था। और आजकल हम देखते हैं जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें भी होता है रिटर्न पॉलिसी, उसमें भी होती है। और हम भी कई शॉपिंग मॉल से सामान लाते हैं, क्या लिखा होता है, गुड्स वंस परचेज्ड कैन नॉट बी रिटर्न। कई जगह पे ये लिखे होते हैं, कई जगह क्या लिखे होते हैं, वंस यू हैव परचेस्ड यू कैन रिटर्न इट विद इन द नेक्स्ट 7 days। तो ये सारी पॉलिसीज वहां उस समय लागू होती थी। तो एक पॉलिसी तो यहाँ आपको स्पष्ट हो गई कि अगर उसी अभिक्षत स्थिति में उसी दिन लौटा दी जाए तो यहाँ कोई हानि नहीं है, विवाद का विषय नहीं है, ये ज्ञान रखना होता था पहले। अब फिर वो कहते हैं द्वितीयन्नी ददत क्रेता, अगर दूसरे दिन वो देता है, यानी एक दिन तो रख लिया, 24 घंटे ले लिए, अगर वो देता है तो 30वां भाग विक्रेता को काट करके उसको वापस करना चाहिए, ये एक नियम था। और फिर अगर तीसरे दिन देता है तो आधा भाग वो काट लेता था, अगर चौथे दिन वो देता है तो वो सामान वो नहीं लेता था। तो ये काल का एक व्यवधान था। तो उसी न्याय से बड़े पदार्थ हम क्रय विक्रय करते थे। अब ये तो कुछ पदार्थों की बात हुई, लेकिन बहुत से अभी चल अचल संपत्तियां हैं, उनके बारे में वो संकेत करते हैं। इसी न्याय में काल की चर्चा चल रही थी। एक अवधि में इसको आपको वापस करना होता है, देन लेन की प्रक्रिया चलती है। दुहने योग्य वस्तु को 3 दिन तक परीक्षा ले, तात्पर्य ये हुआ अगर गाय है, अगर आपने खरीद ली तो निश्चित रूप से 3 दिनों में पता लग जाएगा कि ये गाय दूध देती है या नहीं, हमारे आसान रूप है या नहीं। तो ऐसा नहीं कि हमने खरीद ली और तत्काल खरीद लेने के बाद सब कुछ हो गया, हमें रिटर्न नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था उस समय। क्योंकि उस समय धर्म और न्याय पूर्वक लोग जीवन जीते थे, तो कुछ वहां मुहलत अवश्य थी। तो इसलिए दुहने योग्य अगर गाय आपने खरीद ली तो 3 दिन का अवसर है। अगर वो धोखे से बेच दिया, वो भी 3 दिन तक कांपता होगा विक्रेता, कब आ जाएगा फिर हमें मेरे लिए मुसीबत फिर खड़ा कर देगा। तो इस तरह एक छूट थी। बैल आदि जो बाह्य पशु है, उनको उस समय खेती होती थी, बैल भी बेचे जाते थे, उनके लिए 5 दिन का अवसर था। तो इस तरह मोती, जिसको हम पर्ल्स कहते हैं, वज्र यानी एक तरह के जेम्स होते हैं, प्रीशियस जेम्स, और फिर प्रवाल को कोरल कहते हैं आज की भाषा में। तो इस तरह इनका अगर विपणन होता है तो 7 दिन तक इनको भांपने के लिए अवसर मिलता था। 7 दिनों में अगर रिटर्न हो जाता था तो निश्चित रूप से विद इन द नेक्स्ट 7 days इट कैन बी रिटर्न। तो इस तरह की व्यवस्था वहां लागू थी। तो आप अनुमान लगाइए, आज जो हम डिंगी मारते हैं कि निश्चित रूप से हम यूरोपीय सभ्यता से पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं था। तो इससे अनुमान लगाइए, निश्चित रूप से व्यवस्थित स्वरूप था। अब देखते हैं 2 पैर वाले पुरुष, यानी एक आपने सेवक रखा, तो आधे महीने तक एक काल की समीक्षा चल रही थी, आधे महीने तक उसको परीक्षा करें, तत्काल नहीं निकाल सकते, और निकालते वक्त भी आधे माह की तनख्वाह देंगे। 1 दिन 2 दिन से पता लग जाएगा ये तो निकम्मा सेवक है, काम नहीं करेगा, तत्काल नहीं निकाल सकते। 15 दिन और तनख्वाह के साथ उसको निकालना होता था। लेकिन स्त्रियों के लिए हमारा
नौकरानी व सेविका रखी है तो स्त्रियों को उससे दुगना यानी 1 महीने तक स्त्रियों के लिए परीक्षा का समय था, तो उनको परीक्षा करके दासी के रूप में आप रखें। तो 1 माह में अगर वो लायक नहीं है तो तनख्वाह दे करके उनकी छुट्टी करें। तो इसी तरह सारे बीज को आप ले लीजिए। और आगे समय के बाद कुछ पदार्थों का भी वो विवेचन करेंगे, और कोई अधिक नहीं है, केवल 5-7 मिनट में ये प्रकरण में समाप्त कर देता हूं। तो आगे कहते हैं कि अगर कोई विवाद खड़ा करे, ये जो समय की अवधि आदि निर्धारित हुई है इसको न माने, तो यहाँ एक दंड विधान की भी व्यवस्था है। मनु कहते हैं कि 600 पण उनसे ले लिया जाए, जो इस नियम को नहीं मानता। राजा 600 पण उनसे ले लें, भले ही पदार्थ 1-2 पण के हो, लेकिन 600 पण अगर विवाद यहाँ तक जाता है, कार्यालय भी चलना है और कोर्ट कचहरी और तनख्वाह आदि देनी है, तो यहाँ तक अगर विवाद आता है तो ये समस्याएं होती है। तो इसलिए वही पहले से निपटा देते हैं, ऊपर जाएं तो 600 पण, संभवतः पण रुपए के अर्थ में उस समय प्रयुक्त होता था, तो ये बहुत बड़ा दंड था। 100 रुपए 5-7 रुपए के लिए, 50-60 रुपए के लिए 600 रुपए कौन दे। तो इस तरह व्यवस्था वहां थी। अब एक याज्ञवल्क्य भी इसी समय की अवधि में एक बढ़िया चर्चा करते हैं। वो कहते हैं यदि आपने बीज खरीद लिए हैं तो 10 दिन के अंदर वो बीज को आप लौटा सकते हैं, विक्रेता अवश्य उसको रखेगा। अगर लोहा आपने खरीदा है तो 1 दिन में लौटा सकते हैं। 5 दिन में भारवाहक पशु, अगर सोना चांदी आदि आपने खरीदा तो 1 माह तक उसका परीक्षण करें। अगर दासी आदि है तो बिल्कुल यही है, कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे फर्क है। तो याज्ञवल्क्य, मनु, ये सभी के जो मत बिल्कुल एक जैसे हैं। अब कुछ पदार्थों की यहाँ समीक्षा की जाती है। उस समय जो उपभुक्त वस्त्र है, जिस वस्त्र को हमने परिधान कर लिया है, तो वह वस्त्र भी मार्केट में बेचा जाता था। तात्पर्य ये हुआ, नए वस्त्र तो बेचे जाते थे, लेकिन उपभुक्त वस्त्र भी मार्केट में बेचे जाते थे। और क्योंकि उस समय इतनी हमारी जो शिल्प तंत्र की व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी, तो उपभुक्त वस्त्र, परिभुक्त शब्द से यहाँ कहा गया, उसका भी इस तरह विनिमय होता था। लेकिन लोगों को ईमानदारी से बताना पड़ता था कि इस वस्त्र को खरीद लेने के बाद परिभुक्त, उपभुक्त वस्त्र, यूज्ड जो आपके क्लोथ्स हैं, तो उसको यूज्ड क्लोथ्स जो आपने यूज कर लिया है, तो कितनी धुलाई इसमें हो गई है, उस हिसाब से उसका मूल्य निर्धारण होता था। अगर आपने यूज्ड मटेरियल लिए हैं और वस्त्र की बात चल रही है, अगर उपभुक्त वस्त्र, परिभुक्त वस्त्र लिए हैं, तो 1 बार धोने से निश्चित रूप से इसमें 24 पण का अगर आपने खरीदा है तो 21 पण रह जाता है। दूसरी धुलाई करने से 18 पण में वो बेचा जाएगा। तीसरी धुलाई हो जाने से 16 पण में बेचा जाएगा। चौथी धुलाई होने पर ये 4 पण में बेचा जाएगा, 12 पण में बेचा जाएगा। अगर आगे की बात करते हैं तो आगे वो वस्त्र नहीं बेचा जाएगा। यानी चौथी धुलाई तक परिभुक्त वस्त्र की अवधि यहाँ निर्धारित हुई है। आगे तो ऐसे ही दे दो, क्योंकि इसका कोई अब महत्व नहीं है, क्योंकि उसमें अब जान ही नहीं रही कि वो लोगों को लाभ दे सके। लौह के बारे में कहा गया कि जैसे लोह का विनिमय होता है, हम एक लोहा पिंड लेके जाते हैं, देते हैं करमार को कि इसको भैया औजार बनाओ, और हम विवाद करते हैं कि लेते वक्त तो मैंने 5 किलो का लोहा दिया था, तू मुझे दे रहा है 4 किलो का, ऐसे क्यों? इस तरह विवाद होता था। तो उन्होंने कहा लोहा जो है वो जब आग में तप करके नए औजार में कन्वर्ट होता है, तो उस समय क्या होता है कि लोहे में बड़ी कमियां हो जाती है, बहुत से परतें निकल जाती हैं, जिसके कारण उसका वजन घट जाता है। तो इसलिए याज्ञवल्क्य, मनु जहां कहते हैं कि 10% यानी 100 ग्राम अगर आपने लोहा लिया तो 90% आपको लोहा वो वापस करेगा। लेकिन यहाँ जो नारद है वो और बारीकी से अध्ययन करते हैं, वो कहते हैं अनियत है, जरूरी नहीं कि 90% आपको लोहा लौटा देगा, क्या पता 50% लोहा ही लौटा दे, बीच से टूट जाए।
तो इसलिए लोहे में अनियत व्यवस्था थी, आप विवाद नहीं कर सकते लोहे पर। लेकिन सुवर्ण के बारे में कहा गया, ये बड़ी कीमतदार वस्तु होती थी, तो इसलिए इसमें कहा गया कि इसमें कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि ये तन्य होता है। स्वर्ण जो है फैलता है, तो इसलिए इसमें कोई सामान्य छोटे मोटे कुछ मिलीग्राम से इसमें कमी होती है, या और माइक्रो मिलीग्राम्स की कमी होती है, तो इसमें कमी बर्दाश्त नहीं होने वाली है, आप विवाद कर सकते हैं। लेकिन फिर कुछ धातुओं का उन्होंने निर्णय दिया है। चांदी में 2%, जब आप चांदी से कोई पदार्थ बनाते हैं 2% की तो हानि होगी, तो ये आपको मार्जिन लेके चलना है। तो जो सोनार आदि होते थे वो तौल के देखते थे कि किसी तरह हमें इसमें 2% कमी ला देना है, तो बड़ी ईमानदारी के साथ वहां काम होता था। और जो इसमें 1% चांदी अगर उन्होंने सोनार हड़प लिया तो कोई हानि नहीं, लेकिन 2% तक एक नियम था, उस समय के हिसाब से ये निर्धारण हुआ था। और तांबे में 5% तक बर्दाश्त किया जा सकता था, तांबे के पदार्थों में जब आप विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। लेकिन लोहे में अनियत व्यवस्थाएं थी। तो फिर कुछ वस्त्रों में भी चर्चा हुई है। कुछ वस्त्र हम खरीद के देते हैं, धागे, सूती आदि, तो वो वस्त्र जब बनते हैं तो उसमें वृद्धि भी हो जाती है और घाटा भी हो जाती है। तो अब विवाद इसमें होता था कि मैंने तो इतने ऊन के सूती दिए हैं, इतने किलो, लेकिन तू देते वक्त इतना कम क्यों देते हो। तो उसमें उन्होंने कहा कि बनी हुई किनारी में बहुत क्षय बताया गया है। अगर आप एम्ब्रॉयडरीज करते हैं तो जो आपने सामान दिया है उसका वजन करके आपने दिया है, जरूर नहीं कि उतने मिलेंगे, क्योंकि कट कुट करके और सिलाई आदि करके बहुत से पदार्थ इसमें निकल जाएंगे, तो इसलिए पदार्थों में क्षय हो जाता है, ये आपको मानना पड़ेगा। और अगर मोटे मोटे ऊन आप दिए हैं तो ऊन के पदार्थों में वृद्धि होती थी, क्योंकि ऊन तो आपस में नहीं जुड़ते थे, कुछ पदार्थ उसमें भी और लगाने पड़ते थे, तो ऊन के पदार्थों में वृद्धि होती थी। और मध्यम ऊन के मध्यम धागे अगर देते थे तो वो कहते हैं वहां 10% वृद्धि, 5% उसकी वृद्धि होती थी। और अगर सूक्ष्म धागे देते हैं तो फिर भी 3% वृद्धि होती थी। तो आपने क्यों बढ़ा दिया ये नहीं कर सकते, क्योंकि ऊन के धागे के साथ कुछ पदार्थों को और मिला करके वो पदार्थ वस्तु तैयार करते थे। तो इसलिए ये कमी और वेशी का ज्ञान उन्होंने ये भी बताई है। और कहा रोए बांधे जाने वाले तथा कढ़ाई किए जाने वाले वस्त्रों की 30% की कमी हो जाती है। रोम से अगर कोई पदार्थ बनाएंगे तो निश्चित रूप से कटिंग भी तो करनी पड़ेगी, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जो आप तौल के दिए हैं वो विवाद का विषय नहीं है। मैंने तो इतने रोए दिए थे, आपने इतनी कम वजन की कैसे दे दी। उन्होंने कहा यहाँ कमी हो जाती है, क्योंकि एक पदार्थ को बना करके व्यवहार्य बनाने के पीछे कितना श्रम होता है, कितनी कटिंग करनी होती है, ये आपको समझना होगा। लेकिन रेशमी वस्त्र में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता था, बलकल वस्त्र में भी कोई परिवर्तन नहीं होता था। तो तात्पर्य ये कि बलकल वस्त्र भी उस समय बनते थे, रेशमी वस्त्र भी बनते थे, कुछ इस तरह इसकी चर्चा हुई है। तो इसमें निश्चित रूप से आखिर में जो बिंदु हमारे नारद जी ने कहे हैं कि देश का अगर ज्ञान रखेंगे, यानी किस देश का पदार्थ उस देश में पहुंचने पर क्या कमी होगी या वृद्धि होगी, ये ज्ञान होना चाहिए, काल का ज्ञान होना चाहिए। और पदार्थों में नष्ट होना और वृद्धि होना, ये ज्ञान अगर होता है तो विवाद का विषय नहीं बनता। अगर विवाद होता है तो मैक्सिमम कितने 600 पण का दंड लगता था। तो इस तरह ये नारद, मनु, याज्ञवल्क्य और हमारे पूर्वाचार्यों के कुछ ये विवादास्पद प्रकरण थे और उसका समाधान इस प्रकार दिए गए हैं। मैं उर्मिला मैडम से निवेदन करता हूँ अग्रिम प्रकरण आप लें और फिर ये पूरा प्रकरण आप स्पष्ट करें। तो इस तरह कृत्वानुशय खरीद गए पदार्थों को आप बेच सकते हैं और वापस लौटा सकते हैं, लेकिन नियम के हिसाब से। धन्यवाद पूर्वाचार्यों का करता हुआ आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। उर्मिला मैडम जी, माइक आपका अनम्यूट करना पड़ेगा, म्यूट है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत दास जी। आपातकाल में जिस तरह आपने निर्वाह किया है वो वाकई में प्रशंसनीय है।
इसको आगे बढ़ाते हुए मैं भी थोड़ा सा आपके समक्ष रख रही हूँ, जिससे कि ये ना लगे कि हमारे विषय जो है वो अधूरे छूट गए हैं। हम चाहते हैं कि विषय तो का स्पष्टीकरण तो पूरा हो ही जाना चाहिए। हो सकता है हम यशवीर जी की तरह स्पष्ट ना कर पाए, उनसे कम रहे, परंतु फिर भी विषय तो स्पष्ट हो ही जाएंगे। अगला विषय जो है समयस्य अनपाकर्म, ये 10वां विवाद पद है। समय का मतलब होता है एक निश्चित व्यवस्था। एक जो ग्रुप्स होते हैं उनमें एक व्यवस्था होती है, और उसको उल्लंघन करना जो है उल्लंघन करने के बाद फिर विवाद इकट्ठे होते हैं, और उस विवाद में क्या निर्णय होते हैं, कैसे होते हैं, ये यहाँ पर इस 10वें विवाद पद में वर्णित है। ये 6 लोगों के बीच में माना गया है: पाषंड, नैगम, श्रेणी, पूग, व्रात और गण। ये 6 ग्रुप्स होते हैं। पाषंड वो हैं जो वेद को नहीं मानते, जो सौगत हैं, जो बुद्ध आदि को, बौद्ध आदि दर्शन को मानते हैं। नैगम वो लोग होते हैं जो वेदों को मानते हैं। श्रेणी जो है वो एक ही तरह का पण्य शिल्प काम करने वाला, एक ही मतलब तरह की चीजें बनाते हैं, जैसे जुलाहे हो गए या जैसे लोहार हो गए, तो ये जो है वो श्रेणी कहलाती है। और 3 जो है पूग, व्रात और गण, ये जो है ये भी ग्रुप्स हैं, और ये ग्रुप्स विशेष तरह के होते हैं, जैसे कि शस्त्र चलाना जानते हैं या अश्वारोहण करना जानते हैं। तो इनकी इस तरह इनकी विशेषता होती है, तो इनको कभी भी हम इनकी जो हेल्प ले सकते हैं, इस तरह से होते हैं। तो इसमें विवाद क्या है, अब ये प्रश्न उठता है। राजा के अपने नियम होते हैं, और इन 6 जो हमारे विशेष ग्रुप्स हैं, वर्ग हैं, इनके अलग नियम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए इन्होंने इकट्ठा होना है, उपस्थान विधि कहलाती है, तो वो ढोल बजाएंगे और सारे ग्रुप जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। फिर एक होता है कि जीविका अर्जन करना है, तो इनका जीविका अर्जन करने का तरीका बदलता है। तो अगर मान लीजिए इनको भिक्षा लेने जाना है या जीविकार्जन करने के लिए और कुछ रूप रखना है, वैरागी का रूप रखना है, तो ये जीविकार्जन के लिए वो रूप रखकर जाएंगे। तो ये प्री डिसाइडेड होता है, बिल्कुल निश्चित व्यवस्था है। और ये जो है इनके धर्म, कर्म, जीवन यापन विधि हम लोगों से बिल्कुल फर्क होते हैं। तो अब प्रश्न क्या है, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? तो कहता है कि राजा जो है, जो उनके धर्म नियम हैं बने हुए, उसमें जो है विवाद, उसमें कोई प्रतिषेध ना करे। जो उनका धर्म चल रहे हैं, जो नियम चल रहे हैं, चल रहे हैं। जैसे कि अब मुस्लिम कम्युनिटी है, उसमें बहुविवाह है, परंतु बहुविवाह में हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनका इस्लाम धर्म का वो नियम है। परंतु जो अब ये तलाक का था, ये जो जो मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं, वो जो है उसमें हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह राजा जो है कहाँ बोले कहाँ ना बोले, ये एक चीज है। एक तो उनके धर्म नियम में ना बोले। दूसरी बात ये है कि अगर राजा सोचता है कि ये उनके लिए, राजा के लिए या उसकी प्रजा के लिए, उद्देश्यों के लिए बाधक है, कोई वो नियम बनाते हैं, विवाद खड़ा करते हैं, और वो बाधक सिद्ध होता है, तो राजा का अधिकार है कि वो उसे मना कर सकता है। या वो अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, तो भी वो उसको मना कर सकता है। ठीक है। तो जैसे कि पर राष्ट्र में पैसा ले जाना, सोना चांदी ले जाना मना है, और ये लोग अगर ले जाना चाहते हैं तो राजा इसका प्रतिषेध करेगा, उनको रोकेगा, राजा का पूरा अधिकार है। तो ये जो चीज है ये राजा के अधिकार के अंदर है। राजा का अधिकार एक और भी है यहाँ पर, कि अगर उसको पता लगता है कि ये ग्रुपबाजी कर रहे हैं, एकांत में इकट्ठे मिलकर खड़े हो रहे हैं और कुछ आक्रमण करने की या फूट डालने की सोच रहे हैं, तो राजा जो है उनको दंडित करेगा। उनको ये नहीं है कि उनको करने देगा, ये हर जगह मान्य नहीं है। राजा के अपने अधिकार हैं, जहां
तक उनके ठीक नियम है उन पर राजा जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर उनका ये उल्लंघन करते हैं, शपथ पूर्वक संवित करके ग्राम, देश और संघ का कोई भी व्यक्ति अगर उल्लंघन करता है तो उसे देश निकाल देने का दंड जो है वो भी दिया जाता है। एक चीज और भी है, जो गणों में फूट डालता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं अपने ही ग्रुप में फूट डालते हैं, तो वो विशेष रूप से दंडनीय होते हैं, क्योंकि उनकी उपमा पता है एक बीमारी से की गई है जो पूरे देश को लेकर, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, इस तरह की बीमारी होते हैं वो लोग जो संपूर्ण व्यवहार, संपूर्ण वातावरण को दूषित कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनके जो ये छोटा ही है खंड, उनका जो अधिकार है वो राजा कहाँ तक तो उनका प्रतिषेध करे, राजा कहाँ तक का अधिकार है, राजा कहाँ तक माने, और वो अपने नियमों में अगर ठीक से काम कर रहे हैं तो राजा कभी भी उनके बीच में व्यवधान पैदा नहीं करता है। अब अंतिम जो विषय है वो है, यानी आज का अंतिम विषय, क्षेत्र विवाद। ये क्षेत्र विवाद नाम जो है वो नारद ने दिया है, इसे याज्ञवल्क्य और मनु ने सीमा विवाद कहा है। और ये सीमा विवाद जो है वो कई तरह का हम ले सकते हैं। एक तो ये है कि मान लीजिए बाढ़ आ गई, मान लीजिए भूकंप आ गया, घर ढह गए, खेत खलियान ढह गए, तो वहां सीमाएं जो है वो नष्ट हो जाती हैं कि कौन से व्यक्ति की कहाँ तक खेत है या कहाँ तक घर है या कहाँ तक उसका गौशाला है, ये नष्ट हो जाती हैं। तो एक तो वो विवाद होते हैं। दूसरे होते हैं कि खेत में, मान लीजिए खेत है बराबर 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 में, और खेत में एक जगह मीठा पानी है, एक जगह खारा पानी है, खेत में कहीं पानी नीचा है कहीं ऊंचा है, तो क्या हम उस जिस खेत में सिंचाई के योग्य पानी है उसके यहाँ कुआं खोद कर दूसरे क्षेत्र में ले जा सकते हैं? तो ये कुछ है, ग्वाले के नियम हैं। अगर गाय जो है या कोई भी पशु खेत को नष्ट करता है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो ये जो है सीमा विवाद है, क्षेत्र विवाद है। तो ये अगर ये जो सेतु केदार मर्यादा विकृष्ट अकृष्ट निश्चय, कहता है कि सेतु बांध और केदार, केदार होता है क्षेत्र की सीमा, इसमें जब विकृष्ट आ जाए यानी कोई उनका नष्ट हो जाए, सीमा नष्ट हो जाए, तो उनको फिर से पुनः स्थापित करना जो है राजा का कर्तव्य होता है। तो विवाद अगर आ जाए और फिर लोगों में विवाद होगा तो वो राजा के पास जाएंगे और राजा जो है उनके विवाद को शांत करेगा। और किस तरह से वो कर सकता है, अब राजा जो है उसके लिए बड़ी परेशानी है कि वो क्या करे। तो 6 तरह के या 7 तरह के लोग हैं जिनको वो कंसल्ट कर सकता है इसमें। सबसे पहले है कि मान लीजिए गांव है, एक गांव की सीमा दूसरी गांव की सीमा से मिल गई है, पता ही नहीं लग रहा है भूकंप आने के बाद कि सीमा कौन सी है, कहाँ तक है। तो वो वहां सीमावर्ती लोग जो हैं उनसे पूछ सकता है कि यहाँ की सीमा कहाँ तक है। नगर और ग्राम के समूह अधिकारी जो हैं, जो वृद्ध लोग हैं वहां रहते हैं, जो जिन्होंने बचपन से देखा है, वो थोड़ी सी चीज देख के भी पहचान लेंगे कि ये सीमा यहाँ तक है। उसके बाद कृषि खेती करते हैं, गांव के बाहरी खेत होते हैं, तो वो जो गांव के बाहरी जो खेती करते हैं वो भी आपको बता सकते हैं कि यहाँ हमारी थी, क्योंकि उनको एक पहचान होती है। एक छोटी सी चीज से भी वो पहचान, एक ईंट भी लगी रह जाएगी तो वो पहचान लेंगे कि ये ईंट हमारे सीमा की है। तो ग्वाले जो हैं वो भी पहचान सकते हैं। चिड़ीमार बहेलिए जो हैं उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। शिकारी, क्योंकि शिकार खेलते हैं, वन में घूमते हैं, खेतों में घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उनको भी सीमा का बहुत ज्ञान होता है।
और जो वनेचर होते हैं, वन में घूमते रहते हैं, वो भी सीमा बता सकते हैं। तो इन लोगों से सहायता लेकर वो सीमा के विषय में नए रूल लागू कर सकता है। अब यहाँ जो है एक चीज और बड़ी बात है कि यहाँ सभी जो हमारे स्मृतिकार हैं वो कहते हैं कि राजा का सर्वप्रथम कर्तव्य ये होता है कि वो गांव की, शहर की, जनपद की, खेत की सीमाओं को पहले ही निर्धारित कर दे। और वो किस तरह से निर्धारित करे? कहता है कि राजा एक गांव और दूसरे गांव के बीच में बड़े बड़े पेड़, जो शीशम के हैं, वट वृक्ष हैं, पीपल है, नीम है, जिनकी आयु बहुत ज्यादा होती है, वो लगा दे, तो उन पेड़ों से वो सीमा जो है वो सुनिश्चित की जा सकती है। दूसरा होता है कि जो दो गांवों के बीच में, शहरों के बीच में जो सीमा है, उस पर तालाब बनवा दे, उस पर देव मंदिर बनवा दे, वो भी एक रहता है, बावड़ी बनवा दे, ये भी एक हो सकता है। तीसरा ये भी हो सकता है कि वहां की थोड़ी खुदाई करके अंदर तक वो उसमें ऐसी चीजें डलवा दे जो नष्ट नहीं होती, जैसे पत्थर, बाल, भूसा, राख, ये चीजें कभी नष्ट नहीं होती, मिट्टी नहीं बनती इनकी, तो वो भी पहचान रहेगी। जब सीमा का विवाद आएगा तो खोद कर देख लेंगे कि यहाँ ये चीजें हमने दबाई थी, ये यहाँ होनी चाहिए। चौथा है कि नदी नालों के प्रवाह से भी कर सकता है कि नदी नालों का प्रवाह कहाँ तक था, तो वहां तक सीमा थी। जैसे मैं जानती हूँ हमारे गांव के बाहर तक जब बाढ़ आती थी तो हमारे घर के बाहर तक पानी आता था, तो वो बाढ़ का जो निशान रह जाता है वो हमारे घर की सीमा को अंकित करता है। तो इस तरह से प्रवाह से भी कर सकते हैं। तो इसलिए, और सबसे अंत में, साक्षी जो हैं वो सभी जगह मानित है और साक्षियों का की वो सहायता ले सकता है। अब सामंत जो है वो निर्णय कर में नगर और ग्राम और गण वालों का जो सामंत है, वृद्धतम लोग हैं, वो भी कर सकते हैं। यहाँ एक चीज मैं बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये सामंत होते कौन है। सामंत की परिभाषा बहुत अच्छी यहाँ पर दी हुई है, मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। कहता है घर घर का सामंत है, गांव गांव का सामंत है, और क्षेत्र क्षेत्र का सामंत है, और इस तरह सभी, और ग्राम, क्षेत्र या घर में रहने वाले लोग सामंत, मतलब जो समीप रहते हैं, वहां रहते हैं। एक घर वाला दूसरे घर की सीमा को जानता है, दूसरा घर वाला पहले घर वाले की सीमा को जानता है, तो वो एक दूसरे के लिए सामंत कहलाएंगे। तो सामंत लोग जो हैं वो कहलाते हैं। और सामंत लोग जब छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं और वहां जाकर बस जाते हैं तो वो मौल कहलाते हैं, वहां के मूल निवासी हो जाते हैं। जब वो मूल निवासी जो हैं वो चारागांव में पशुओं को, सॉरी, मूल मूल क्योंकि वे वहां मूल स्थान से आए हुए हैं, इनको हम दूसरे शब्दों में उद्धृत या स्थविर भी कहते हैं। जो गोप लोग हैं ये सब वो हैं, सीमा को बताने वाले हैं। गोप, ग्वाले जो हैं वो सीमा को बताने वाले हैं, गौओं की रक्षा, पशुओं की रक्षा करने वाले हैं। और सीमा पर जो खेती करते हैं, सीमा कृषक, वो भी उसमें सहायक होते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं हमें सीमा को ढूंढने में, जब सीमा नष्ट हो जाती हैं उनको ढूंढने में, उनके ऊपर उठे हुए विवादों को शांत करने में सहायक होती हैं। यहाँ पर मनु, याज्ञवल्क्य और नारद कहते हैं कि अगर कई बार ऐसा होता है निर्णय नहीं हो पाता, सामंत भी हैं, साक्षी भी हैं, सभी हैं, तो अब क्या करें? तो वो कहता है कि फिर राजा का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय होगा, सबको राजा के निर्णय को मानना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, सीमा जो है, एक पॉइंट में बताना भूल गई थी, 4 प्रकार की होती हैं क्षेत्र की मर्यादाएं। सीमाएं जो हैं 4 प्रकार की होती हैं, जनपद की, गांव की, क्षेत्र की और घर की। और हर एक 5 लक्षण होते हैं। पहले ध्वजनी,
ध्वजिनी से अभिप्राय है वृक्षादि द्वारा लक्षित। दूसरा है मत्स्यनी, यानी जैसे मैंने भी बताया कि तालाब आदि बना दें, पानी की कोई चीज बना दें। नैधानी, जैसे अभी बताया कि तुष, बाल, इस तरह की चीजें पृथ्वी में खोद कर रख दें, वो नैधानी कहलाती हैं। अंगारे आगे डाल दें। और भयवर्जिता, भयवर्जिता होती है कि जहां अर्थी और प्रत्यर्थी लड़ रहे हैं और लड़ने के बाद वो एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, निश्चय पर पहुंच जाते हैं और वो निर्धारण कर देते हैं, वो भी सीमा है। और पांचवी है राज शासन नीता, जब राजा की आज्ञा से जो सीमा निर्धारित कर दी जाती है। तो ये तो हो गया सीमा का। अब सीमा में क्या है कि अगर ये सामंत लोग और जो गण के लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, अलग झूठ बोलते हैं, मान लीजिए सोचते हैं कि चलो इस घर को ज्यादा दे देते हैं, इसको कम दे देते हैं, सीमा के बारे में झूठ बोलते हैं, और वो राजा तो बहुत तेज होते हैं, उनके चार चक्षु होते हैं, तो वो उनको पता लगा लेते हैं और झूठ बोलते हैं, तो उनको दंड दिया जाता है। यहाँ साहस शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रथम साहस, मध्यम साहस और उत्तम साहस। प्रथम साहस को 250 रुपए मानकर चलिए, मध्यम को 500 मानकर चलिए, और नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, प्रथम को 250, मध्यम को 500 और उत्तम साहस जो है वो 1000 पण का होता है। उस समय पण चलते थे, अभी पण पर बात चल रही थी। पण को आप ये लगाकर चलिए कि 100 रुपीज का नोट है, क्योंकि पण के आगे डिवीजन है, जैसे मार्च है वो 120th है, वो मार्च आगे आएगा। तो पण जो है एक मोटा रकम है, 1 पैसा या 1 रुपया नहीं हो सकता, मोटी रकम है। तो खैर चलिए, तो इनको जो है भिन्न भिन्न, जैसे अगर सामंत आदि झूठ बोलते हैं तो मध्यम साहस यानी 500 पण से दंडित होंगे। यदि गण के लोग, वृद्ध आदि झूठ बोलते हैं तो वो प्रथम साहस से दंडित होंगे 250 रुपए से। तो इस तरह अलग अलग जो है वो उनको दंड जो है वो दिया जा सकता है। विश्वसनीय होने पर भी, हाँ, अब है कि क्या अकेला व्यक्ति सीमा का निर्धारण कर सकता है? तो कहा है कि अकेला व्यक्ति कभी भी सीमा का निर्धारण ना करे। परंतु कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो बहुत आश्वस्त होते हैं और वो कहते हैं कि मैं अकेला ही सीमा का निर्धारण करूंगा। तो उसे विशेष ड्रेस पहननी पड़ती है, उसको लाल फूल की माला पहननी पड़ती है, सर पर मिट्टी रखनी पड़ती है, गले में लाल फूले की माला तो मैंने बता दी पहननी पड़ती है, और वो जो है सर पर मिट्टी रखकर उसकी एक पहचान होती है कि वो व्यक्ति ये काम कर रहा है, तो उसको इस ड्रेस में करना होता है। ठीक है, परंतु महत्वपूर्ण यही है, मान्य यही है कि अकेला कभी भी जो है सीमा का निर्णय ना करे। राज सीमा को जानने वाले ना हो तो क्या हो, और कोई लक्षण भी ना हो तो क्या हो, राजा अपनी बुद्धि से, कौशल से उस सीमा का निर्धारण कर सकता है, वो सबको मान्य होगा। अब हम आते हैं कि क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो ग्राम या देश के वासी जो हैं वो फंसे रहेंगे विवादों में, तो इसलिए उस विवाद को समाप्त करने के लिए राजा को अपना एक निर्णय देना ही होगा। तो इस बारे में घर है, उद्यान है, जलाशय है, विश्राम स्थल है, इनके बारे में भी यही नियम जो हैं वो लिए जाते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें कि जैसे मैंने बताया कि 2 खेत हैं, एक खेत का पानी सिंचाई के योग्य है और एक खेत का पानी सिंचाई के योग्य नहीं है। यह सेतु शब्द का प्रयोग आया है, पहले सेतु शब्द को समझ लेते हैं। यहाँ इसमें स्मृतियों में सेतु 2 प्रकार के हैं, एक खन्य है और एक बद्ध्य है। खन्य क्या है, जैसे कुआं खोद कर बनाया गया, और बद्ध्य क्या है, जैसे पानी बहता आ रहा है और उस पानी को हम रोकते हैं, डैम बनाते हैं, बांध देते हैं। तो 2 प्रकार के सेतु जो हैं वो बताए गए हैं। तो अभी हम पहले को लेते हैं।
कि अगर खेत में कुआं खोदना है और कुआं खोदने के लिए जो पानी है वो बराबर वाले खेत का अच्छा है, तो वो कभी भी मना नहीं कर सकता, ये राजा का निर्णय है। वो दूसरे को कुआं खोदने देगा, उसके पानी से अपने खेत की भी सिंचाई करेगा और दूसरे खेत की भी सिंचाई उससे होगी, क्योंकि ये बांध जो है वो कल्याणकारक है, कम बाधक है, प्रजा के हित के लिए है, इसलिए इसमें प्रतिषेध का प्रश्न नहीं उठता। अब लेते हैं कि जल प्रवाह बंद, जैसे मैंने बताया जल को रोककर बांध बनाना, इसमें पुष्कर भी हो सकते हैं, वापी भी हो सकती हैं, छोटे छोटे तालाब रूप में बना सकते हैं, बांध भी बना सकते हैं, ये है। अब जल के बिना खेती नहीं हो सकती और अत्यधिक जल से खेती का नाश होता है। जितना जल ना होने में दोष है उतना ही अत्यधिक होने में दोष स्मरण किया गया है। तो ये है, तो हमें ये देखना है कि हमें कौन सा जल इस्तेमाल करना है। खन्ने जल हमारे लिए उपकारक है या बद्ध जल उपकारक है, इसको हमें देखना है, क्योंकि किसान जानता है कि किस खेती को कितना पानी चाहिए। पहले बने हुए तोड़े गए बांध का स्वामी, देखिए कहीं पहले ही बांध बना हुआ है, उसको आया किसी ने तोड़ दिया और स्वामी से नहीं पूछा, तो क्या होगा? तो वह जो तोड़ने वाला है उससे तोड़ने के बाद उसने पानी अपने खेत में ले गया, उसने खेती कर ली और उस खेती से फल फूल जो भी है सब उत्पन्न हुआ, अनाज उत्पन्न हुआ, और बाद में ये पता लगा कि ये तो स्वामी के बिना पूछे ले गया है, तो वो उस खेती के लाभ को नहीं ले सकता। वो जो लाभ है जितना उसने खेती की है वो सब स्वामी को ही जाएगा। और तो क्यों? क्योंकि उसने आज्ञा नहीं ली। अगर मान लीजिए वो कहेगा है ही नहीं स्वामी, मैं क्या करूं, मर गया है, पता नहीं कहाँ रहता है, तो कहता है राजा तो है। तो अगर स्वामी नहीं है, मर गया है या तुम्हें उपलब्ध नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो आपको राजा की आज्ञा लेनी चाहिए। बिना आज्ञा के किसी के खेत में इस तरह से आप नहीं कर सकते। एक और भी है कि क्षेत्र के असमर्थ, मृत या नष्ट होने पर मना ना किया गया कोई यदि खेत को जोतता है। देखिए अब ये तो हुआ कि वो राजा से वो लेगा, परमिशन लेगा कि मैं ये खेत में बांध लूं, परंतु अब आता है खेत को जोतने की बात। एक व्यक्ति है वो खेत को जोत रहा है, जोते जा रहा है सालों साल, और आसपास के लोग कोई बाधा भी नहीं डाल रहे, तो वो उसको जोत सकता है और उसके फल को भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई उसको बाधा नहीं डाला है। और अगर मान लो वो जोत रहा है और खेत का स्वामी आ जाता है, ठीक है, तो अब उसने जोत लिया, उसमें बीज भी बो दिया, उसका अनाज भी हो गया, उसकी पानी की सिंचाई भी हो गई, तो जितना खर्च आया है वो कहता है आप ले लीजिए, आपका खेत है, परंतु जितना खर्च मैंने किया है उसको आप दे दीजिए। अगर वो दे देता है तो खेत उसको हो जाएगा, परंतु अगर वो कहता है कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं तो बड़ा ही कहीं खुद से लौट लाट के आया हूं बड़ी मुश्किल से, तो कहता है कि ठीक है, फिर नियम के अनुसार लीजिए। और नियम क्या है कि वो 8वां भाग जो है, वो जो खेत जोत रहा है, जो उसमें सब मेहनत कर रहा है, वो 8वां भाग तो दे देगा स्वामी को, जो उपज है, लाभ है, और बाकी जो है 7 साल तक उसका उपभोग करेगा, और 8वें वर्ष में वो उस स्वामी को उसका खेत दे देगा। ये नियम बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं, अब आता है कि खेत के जो गाय को ले जाने वाले सुबह गोपे जो होते हैं वो ले जाते हैं और वो गाय को चराने के लिए छोड़ देते हैं। इसी तरह पशुओं को खुला गांव में छोड़ दिया जाता है। गाय को तो ले गए, भैंस है, बैल है, इनको खुला छोड़ा जाता है कि वो जाकर
अपने आके चर के और शाम को वापस आ जाएं। और पशु बहुत होशियार होता है, वो अपना घर जानता है, वो शाम को अपने घर लौट आता है। तो कहता है कि अगर किस के गायों के ऊपर ग्वाला है और ग्वाला देख रहा है और गायें जो है खेत को नष्ट कर रही हैं, तो जितना नुकसान हुआ है वो ग्वाले को भरना पड़ेगा। ठीक है, ग्वाले जो है उस नुकसान को भरेगा। यह एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, मैंने खुद देखा है। हम लोग भी, हमारा भी फार्म हाउस था, हम खेती मैंने बहुत देखी है कि वो कहते हैं कि खेत को असुरक्षित जो रखता है, यानी जो चारों ओर बाढ़ नहीं लगाता, वो भी इस नुकसान का भरपाई करने वाला हो सकता है। तो नियम क्या है कि जो गांव के पास की जमीन है, खेत है, उनपे तो अच्छी तगड़ी बाढ़ लगाएगा। बाकी जहां भी खेत हैं वो बाढ़ के अंदर होने चाहिए, उनकी सीमा पर बाढ़ होनी चाहिए। और बाढ़ का भी एक विशेष रूप वहां पर बताया है कि बाढ़ इतनी ऊंची हो कि ऊंट की गर्दन अंदर ले जाकर वो कुछ खा ना सके, और इतनी मजबूत हो कि उसे कोई तोड़ ना सके, तार वार लगाकर बनाते थे। और तीसरी चीज है कि उसमें झाड़ी वाड़ी या जैसे भी हैं वो लगाना है, तो जो है उसमें इतना छिद्र नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा कि कोई मुंह डालकर उसमें से पशु जो है, गाय है, सुअर है, बकरी है, भेड़ है, वो मुंह डालकर उसकी संपत्ति को नष्ट कर दे। तो ये बाढ़ जिसकी होगी सुरक्षित, तो उसमें अगर फिर भी पशु घुसते हैं और उनकी खेती को नष्ट करते हैं और उनके ऊपर गोपालक लगा हुआ है, तो उस दंड का भागी जो है वो गोपालक होगा। ठीक है। खेती के समूल नाश होने पर उस खेत का स्वामी, जो रखवाला या पशुओं के स्वामी से धान्य को प्राप्त करे, रखवाले को वध से मुक्त करे और दंड उस स्वामी, पशुओं के स्वामी को दिया जाए अगर उन्होंने पूरा का पूरा नष्ट कर सके। और देखिए, ये जो हमारे स्मृतिकार हैं, धर्मशास्त्रज्ञ हैं, ये जितना हम मनुष्यों के लिए उनके मन में प्रेम है, आदर है, सम्मान है, उतना ही पशुओं के लिए है। वो कहता है अगर गाय गर्भिणी है, अगर गाय को ब्याए 10 दिन हुए हैं, तो अगर वो खेत में घुसकर चारा खाती है तो उसके नुकसान को नुकसान नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसको जरूरत है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा उन्होंने कहा कि यदि खेत को नुकसान पहुंचाती है यदि गाय, तो मतलब ऐसी गाय नहीं, साधारण गाय, तो 1 मास का दंड है। भैंस पहुंचाती है तो 2 मास का दंड है। बकरी भेड़ पहुंचाती है तो आधे मास का दंड है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि भैंस के द्वारा फसल नष्ट हो तो 8 मास, गाय द्वारा नुकसान हो तो 4 मास, और बकरी और भेड़ द्वारा नुकसान हो तो 2 मास। ये इस तरह का है। और मनु ने बताया है कि ये जो मास है ये पण का 20वां हिस्सा होता है, ओनली 20 टाइम्स। तो ये हो गया। अब अगर गोपालक सुस्त बैठा है, कह रहा है चरने दो मुझे क्या है, खेत चर रही हैं, और वो पकड़ा जाता है, प्रत्यक्ष देख लिया जाता है, तो उसको चोर का दंड मिलता है, एक चोर का दंड मिलता है। ठीक है, उसके स्वामी को भी नहीं मिलेगा, उसको भी नहीं मिलेगा। और फिर दूसरा है, मैं शॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है बहुत। गांव के किनारे चारागाह के अंत में तथा मुख्य मार्ग पर जो बिना घेरे का खेत हो, उसके नाश होने में ग्वाले द्वारा उल्लंघन नहीं होता है, ग्वाला उसका दोषी नहीं है, क्योंकि बाढ़ का नियम है, तुम नियम को तोड़ रहे हो, इसलिए जो है वहां पर उसको कोई दोष नहीं है। क्षेत्रिकों के असमर्थ, मृत या नष्ट होने पर, क्षेत्र का मालिक, खेत के जोते जाने पर यदि अप्रतिष्ठित हुआ क्षेत्री पुनः आ जाए, देखिए मेन जो स्वामी है वो मर गया है या उसका पता ही नहीं है, परंतु
एक स्वामी है जिसके बारे में सब जानते हैं, ये ईमानदार है और ये भी इस खेत का स्वामी है। तो अगर वो आ जाता है और बीज और श्रम सर्वस्व को दे देता है तो वो खेत को प्राप्त कर लेता है और घर को भी प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह जो है अगर रक्षा की जाए तो राजा का जनपद जो है विकसित होता है, और अगर रक्षा ना की जाए तो वो कोष जो है उसका नुकसान होता है। इसलिए हमें सीमाओं की रक्षा जो है अवश्य ही करनी चाहिए, ऐसा स्मृति का धर्मशास्त्रज्ञ मानते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। कहाँ गई हमारी संचालिका जी? हाँ मैडम जी, संतोष अनम्यूट सिंह। होना पड़ेगा। धर्मा संतोष जी तो मैडम आए। मैं तो अनम्यूट हूँ। संतोष मैडम जी आपको अनम्यूट होना पड़ेगा, बच्चों को बोलिएगा। संभवतः मैडम जी लीव कर गई। तो जिनको प्रश्न है आप रख सकते हैं। इन विषयों की चर्चाएं हुई हैं और हमें हमारे पास है 15 मिनट, तो कुछ आप विचार रखें इसकी पुष्टि में या जिज्ञासा के रूप में। हाँ जी, कुछ बोलिए संतोष मैडम जी आप। हाँ जी। हाँ। मुझे खेद है कि उस समय पता नहीं क्या डिस्टरबेंस हो गई, पता नहीं किस वजह से मैं आपसे साक्षात्कार नहीं कर पाई, आवाज नहीं मेरी पहुंच पाई, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का विषय वैसे बहुत इंटरेस्टिंग, और आप लोगों ने, आप तो दोनों ही बहन, सम्माननीय बहन रुस्तकी जी और आप आचार्य जी, आप दोनों तो कर्णधार हैं इस नौका के, जिस नौका पर बैठकर हम सवार होकर के और इसका आनंद लूं। तो वो मैं एक मंत्र इसके लिए बोल सकती हूँ। सुत्रावानम पृथ्वीम द्यावनेयसम सुशर्मानम अदितिम सुप्रणीतम देवीम नाम श्रीत्रावनागतम तत्प्रवंती आरोहे मां स्वप्ने। इतनी सुंदर नौका पर हम बैठे हैं और उसके वाहक आप दोनों हैं। आप दोनों ने इतना सुंदर तरीके से संभाला। जैसे मेरी जी का भी मैंने सुना, पर मैं उसमें पता नहीं क्या गड़बड़ हुई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाई। तो आज जो मुझसे गलती हुई उसके लिए मैं पुनः क्षमा मांगती हूँ आप लोगों से। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने संभाल लिया। संतोष जी, अब प्रश्न के लिए खुला हुआ है, तो आप प्रश्न पूछिए जिनको प्रश्न करना है। मुझे तो सब ये खेती से संबंधित और नमस्कार, मैं शशि शर्मा दौलत राम कॉलेज से। मेरा मैम से प्रश्न है कि जिस प्रकार से आपने ये खेत और चारागाह और ये नियम सीमाएं का जो बताया है, क्या आज भी इस हमारे जो भूमि के जो नियम बनाए जाते हैं उसमें इसको लागू किया जाता है और कहीं इस बात का ध्यान रखा जाता है क्या मैम? आज हमारी जो कानून व्यवस्था है, जो भूमि से संबंधित जो विवाद उठते हैं, क्या इस चीज़ को धर्मशास्त्र, मनुस्मृति और नीति की संहिता में से जो ये नियम है वो उन पर विचार किया जाता है क्या? जी का मुझे तो समझ नहीं आया। मैडम जी आपका मेरा प्रश्न ये है कि जो आज का कानून है वो क्या इस प्रकार के जो भूमि संबंधी, जो आपने सीमा संबंधी कानून बताए हैं, क्या वे लागू होते हैं? हाँ, कुछ तो लागू जरूर होते होंगे। वो तो समय के साथ सीमाएं भी परिवर्तित होती है, नियम भी चेंज आते हैं, परंतु कुछ नियम तो माने जाते हैं। जैसे वृक्ष के नियम है, वो गांव में मैं देखती हूँ, पेड़ बड़े बड़े लगाकर सीमाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसे तालाब हैं, मैंने देव मंदिरों को भी देखा है किनारों पर लगे हुए,
तो ये सब चीजें तो मैंने आंखों से देखी हुई हैं कि किस तरह गांव में, जनपद में सीमाएं जो है वो निर्धारित की जाती हैं। हम किसी से प्रश्न करते हैं तो कहते हैं कि वो उसका घर कहाँ मिलेगा, तो वो कह देते हैं देवालय के पास है, वो कह देते हैं तालाब के पास है। तो ये सब सीमाओं के ही स्वरूप हैं, आप किसी तरह भी इसको मान सकते हैं। और क्योंकि अब हमारा विकसित देश है, विकास की ओर जा रहा है, तो सीमाएं भी अलग हो गई। अब तो देश देश की सीमाएं, हम तो देश के अंदर की सीमाओं की बात कर रहे हैं, यहाँ तो देश विदेश की सीमाएं हैं, तो नियम भी नेचुरली बड़े होंगे, फर्क होंगे और विकसित होंगे। हरिहर जी, आप कुछ पूछ रहे थे? आपका कोई प्रश्न था कुछ? जिनको पूछना है वही केवल माइक खोले, नहीं तो आवाज आती है। ये है कि नियम तो बदल सकते हैं, लेकिन जो इशू है वो आज भी वही है। खेत खलियान के तो यही, उसमें विवाद के नियम यही है, विवाद के प्रश्न जो है वो वही है। रूल्स तो डिफरेंट होंगे कि कितना देना है, कितना विवाद होगा तो कैसे सॉल्व करना है, कौन सॉल्व करेगा, वो डिफरेंट है। लेकिन इश्यूज तो वही है जो आपने बताया इंटरनली। और जो एक्सटर्नली है देशों का है, तो देशों का इशू, जैसे अब चाइना ने कर लिया, सीमा का वो अतिक्रमण किया, फिर तो युद्ध भी होता है, फिर कैसे फैसले होते हैं, मीटिंग होती है राजनयिकों की, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वगैरह की, सबकी, प्राइम मिनिस्टर सबकी। तो उस तरह से देशों का जो सीमा निर्धारण है वो देशों के राजनयिकों के बीच में होता है। और इंटरनल जो है वो तो वही इशू है जो आपने बताया है तकरीबन, उनका तो फिर अलग अलग रूल्स के हिसाब से ही सीमा निर्धारण में होता है। और दंड भी, गाय आज भी खेत चढ़ जाती है दूसरों का और झगड़े होते हैं, सेम इशू है। अनुराधा जी, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए, मैं तो कर चुकी हूँ मैंने। मेरा कहना ये था कि आज भी हमारे गांव में जो गौ चरती है या कोई फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो वो जो डॉक्टर साहब ने कहा नियम, वो नियम लागू है आज भी, ऐसा नहीं है। पर आधुनिक नियम में उसको लिया नहीं गया या लिया गया, जो भी है, पर वास्तविक नियम तो वही है जो डॉक्टर साहब ने व्याख्या किया, पर उन नियमों को उस रूप में नहीं लिया जा रहा है, बस समस्या इतना ही है। नहीं, वही नियम है, वो वहीं से, मतलब शुरुआत तो वहीं से हुई है। अब तो समय के हिसाब से थोड़ा तो नियम बदलेंगे। अभी भी पंचायत के नियम, देश जो हमारे खेत वेत के लिए चलते हैं वो पंचायत के नियम होते हैं, वो कोई कोर्ट के नियम नहीं होते। वहाँ पंचायत के नियम, तहसीलदार होता है, पंचायत होती हैं, वो सब खेत इन विवादों को ले रहे हैं। तो आज भी है हमारे, बिल्कुल है। और आज भी पानी के संदर्भ में जो मूल का खेत का पानी है उसी को मिलता है, वो सारा उद्धृत है, आज भी नियम लागू है। पर कुछ आधुनिक विद्वान जो मनुस्मृति को नहीं मानते और मनुस्मृति को विपरीत रूप में लेते हैं, उनको ये पढ़ना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि पहले ही ये था, हमने क्या किया, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। यही मेरा कहना है। मेरे को रिकॉर्ड चाहिए डॉक्टर साहब का, उसका मैं बाहर हूँ, अभी बिहार में हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा, इसलिए जो नेटवर्क नहीं आ रहा था, मैं सुन नहीं पाया हूँ। कई प्रोग्राम मेरे 3-4 दिन के लॉस हो गए हैं, क्षमा कर देना मुझे। नहीं, दास जी आपको जरूर उपलब्ध कराएंगे, रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा देंगे दास जी, जरूर मेहरबानी होगी, मेहरबानी होगी। लेता हूँ, नेट नहीं है। अच्छा, ठीक है, आज एक निर्विवाद विषय रहा, तो चर्चा बढ़िया रही। धर्मा मैडम जी से निवेदन है तो आप सत्र समापन करें। उर्मिला मैडम, यशोवीर आदरणीय आचार्य जी, आचार्य जी, हाँ जी, कुछ प्रश्न है तो रखें जी। नहीं, बाकी लोग माइक अपने बंद कर दे, मैं कर रही हूँ, माइक बंद कर दे, आवाज नहीं आ रही है फिर वक्ता की। 2 मिनट के लिए, 3 मिनट। दादी जी और आदरणीय आचार्य जी, मैं कुछ कह सकती हूँ 2-3 मिनट के लिए? हाँ जी बोलिए। एक चीज बस, 1 घंटा बस बात करो बाबू जी, मीटिंग में छू। मैं ये कह रही थी
कि अभी जो ये बात हो रही थी कि सीमा की जो बात हो रही थी, तो मैं इस समय 77 ईयर्स की हूँ, और मैंने बचपन से जो देखा है, हमारे बाग थे, आमों के बारी थी, तो जो बाग होती थी, जो सीमा होती थी, और उसके बाद भी जो पड़ोसी खेत होते थे वो उसको काट लेते थे, काट के अपनी तरफ मिलाते जाते थे, बीच में जो बहुत लंबाई में खेत होते थे, तो बीच बीच में तहसीलदार के द्वारा पैमाइश की जाती थी, मतलब नपवाते थे जमींदार अपने खेतों को, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके काट लेते थे। और दूसरी बात ये है कि जो जैसे जो जो छोटे बाग होते थे, फलों के जो बाग होते थे, उनमें अगर 12 साल तक जमींदार ने ध्यान नहीं दिया उसकी, जो और माली बढ़ता रहा उसका, जो देखभाल कर रहा है उस बाग की, तो वो 12 साल बाद मौरूसी देखभाल की है, जमींदार ने पैसा नहीं दिया 12 साल तक, तो वो मौरूसी कहलाता था, और उसको माली के ही वो वाला बाग हो जाता था, जो छोटे फलों का बाग होता था। और जो बड़े बड़े होते थे, और उसकी तो सीमा काटते रहते थे, तो पैमाइश होती थी तहसीलदार के माध्यम से। और दूसरी बात, जहाँ तक बात की आप लोगों ने पशुओं की, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, आजकल पशुओं का इतना सम्मान था हमारे टाइम में कि हर त्योहार पे, गोवर्धन पर, जितने भी त्योहार होते थे, सबको घोसी शाम को आता था, उनको तिलक लगाता था, उनके लिए अच्छा खाना बनता था, बिनोले वगैरह मिला के सब। और दशहरे के दिन घोड़ा घर में आता था, उसके तिलक होता था, उसको गुड़ वगैरह खिलाया जाता था, बहुत सेवा होती थी पशुओं की, जैसा कि बताया। तो लेकिन अब जब मैं, मुझे वाकई में बहुत अफसोस होता है, मैं गायों को इतनी, उनकी आंखों में इतनी, बेचारों की क्या मैं बताऊं, बहुत ही ज्यादा। तो ये सब जो जमींदार थे वो बड़े अच्छे से देखा कार्य करते थे, और घोसी ही लेके जाता था उनको। और जो शैतान गाय होती थी उनको 2 बांध देते थे वो मिला के, कुछ शैतान होती थी भाग जाती थी वो शहर की तरफ को। तो बड़ा अच्छा लगा सारी पुरानी बातें सुनकर, ये ऐसा होता था, उसमें से आज भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वो सम्मान नहीं है आजकल। और गांवों में भी बहुत ज़्यादा ज़मीन काटना, ये सब भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रही थी, ये वाकई में बड़ा अच्छा लगा सुन के आज, और थोड़ी सी तकलीफ भी हुई आज। एक बात मैं कह रही हूँ उर्मिल जी और दास जी, कि अभी आज तक भी हमारे यहाँ लैंड के रिकॉर्ड्स का पूरा डेटा नहीं है, तो कौन नहीं, उसका गाँव मालिक है अभी तक वो शो भी नहीं कर सकते हैं। और इतनी मैं 1972 में मैं प्रोफेसर लगी थी इकोनॉमिक्स की, जब से पढ़ा रही हूँ और कह रही हूँ, मैंने लेटर भी लिखकर मिनिस्टर को दी थी कि आप इसका निर्धारण करिए, जल्दी से जल्दी आप डेटा इकट्ठा करिए कि किसका ओनरशिप है, किस किसका है, इनका रिकॉर्ड बनाए। अब आप फिर से मोदी जी शुरू करवा रहे हैं कि किसानों का रिकॉर्ड हो जमीन का, लेकिन लैंड रिकॉर्ड्स ही नहीं है, मतलब वो बता ही नहीं सकते कि मेरा है, बस वो इतने टाइम से खेती करते आ रहे हैं, पड़ोसी कहेगा, ये कहेगा, वो कहेगा, उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं, कागज भी नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो लैंड रिकॉर्ड्स ही नहीं है हमारे यहाँ। ये तो बहुत बड़ी भारी समस्या लैंड रिकॉर्ड्स की है। देखिए, मेरा अपना जो अनुभव है कि हमारे गांव का, मैं हरियाणा के गांव से बिलोंग करती हूँ, वहां पर लोगों की जमीन जो है वो पट्टे पर रख दी गई और उनको नहीं दी गई, मालिकाना हक नहीं दिया गया। और मैं सिर्फ ये नहीं बताना चाह रही कि मेरे पिताजी ने किया, पर मेरे पिताजी जब सरपंच बने तो उन्होंने सारी पट्टे खोल के सारी जमीनें जो हैं उन लोगों को मालिकाना हक दिया। तो ये जो जो आप कह रहे हैं ना, काट ली जाती हैं जमीनें, वो काट ली जाती हैं, ये तहसीलदार जो है वो भ्रष्टाचार के भोगी होते हैं। वो भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि ये सब चीजें हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। भ्रष्टाचार से मुक्त अभी भी नहीं है, चाहे कितने भी चीखें चिल्लाएं हमारी गवर्नमेंट के हम भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए हैं, पर अभी हर जगह भ्रष्टाचार है। तो ये भ्रष्टाचार का ही वो है जो आप बता रहे हैं कि जमीनें काट ली, छोटे हो गए खेत, बड़े हो गए। तो ये सब जो है होता है, अगर कोई ईमानदार एक आ जाए तो कोई उसकी रक्षा कर पाता है, नहीं तो ऐसे ही देश चलेगा जब तक कि भ्रष्टाचार से निवृत्ति नहीं होगी। तो यहाँ ये भी बताया है इसमें स्मृतियों में कि जो हमारे रास्ते बने हुए हैं, जो हमारे तालाब बने हुए हैं, देव मंदिर बने हुए हैं, वहां थूकना वगैरह सब मना है। पर्यावरण की भी पूरी रक्षा जो है हमारे इसमें है, सीमा विवाद में। तो ये मैंने नहीं पॉइंट लिया था क्योंकि समय बहुत हो रहा था। तो हमारी स्मृतियां तो बहुत कुछ कहती हैं, ग्रंथ तो बहुत कुछ कहते हैं, पर हम कितना उसको लेते हैं, कितना उसको मतलब प्रयोग में लाते हैं, और कहाँ तक हम जा सकते हैं,
ये हमारे ऊपर निर्भर है या हमारे ऊपर जो हाथ है सरकार का उसके ऊपर निर्भर है? तो मैं तो चलिए यही बस उत्तर दे सकती हूँ। हाँ, समय हो समाप्त गया। करते हैं। सभी को ठीक है। नमस्ते। कुसुम सबसे मेहता जी, आप प्रश्न लिख लीजिए, उर्मिल मैडम ग्रुप में है, उत्तर दे दें। सबसे पहले आपको धन्यवाद दास जी, ग्रुप में जोड़ने के लिए और वो सब रिकॉर्डिंग्स भेजने के लिए। मैंने जैसे लिखा मुझे तो खजाना मिल गया, बहुत अच्छा लगा। और जो प्रश्न है वो अनुराधा जी ने थोड़ा हिस्सा ले लिया था कि जो सीमा विवाद है, हमारे शास्त्र इस अंतरराष्ट्रीय सीमा विवाद पर क्या कहते हैं, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, उत्तर जब भी आप भले दें, कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतरराष्ट्रीय सीमा विवाद पर अभी कुछ मुझे मिला नहीं है, तो अभी जब मिलेगा तो मैं आपको जरूर उत्तर दूंगी। अर्थशास्त्र में चलिए, हो सकता है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में है, कौटिल्य में है, अभी कौटिल्य पढ़े को नहीं पढ़ेंगे आप। हाँ, डॉक्टर अंतिम पर्याय था। डॉक्टर जी धर्मा। नमस्ते। नहीं, आप बदाल साहब, समय नहीं है, सभी को जाना है। एक ही वाक्य है मेरा। अभी अंतर्राष्ट्रीयता की बात हुई, आपने सब विषय लिए, एक विषय ये भी रखा जाए कि मनुस्मृति का अंतर्राष्ट्रीय क्या प्रभाव पड़ा, कहाँ कहाँ क्या इसका इम्पैक्ट हुआ, ये एक बहुत रोचक विषय रहेगा। यही मेरी एक सजेशन है। ठीक है, जो अंतिम व्याख्यान हमारा प्रोफेसर भगवती जी के लिए रखा जाएगा, तो इन बिंदुओं को उनसे निवेदन है वो स्पर्श करें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर भी लेक्चर्स की सीरीज करवाइए उर्मिल जी। ठीक है, मैं इंटरेस्टेड होंगी उसमें, मैं इंटरेस्टेड नहीं, होंगी। समय का भी हमें पहले ध्यान रखना है, चर्चाएं तो पहले ये खत्म हो जाए फिर हाँ, प्लान 1.5 करते घंटे हैं। तक बैठे हैं, समापन की ओर हम बढ़े। डॉक्टर पुष्पा गुप्ता, लक्ष्मीबाई की, उन्होंने अर्थशास्त्र पर काफी काम किया हुआ है। यदि ऐसा होता है तो उन्हें मैं पहले इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ वेद संस्थान में उन्हें। अच्छा, ठीक है, तब तो ठीक है। ठीक, हाँ। हाँ जी, तो क्या मैं धन्यवाद ज्ञापन कर सकती हूँ सबकी को? हाँ जी, बिल्कुल, समय हो गया है। समय की जो सीमा थी वो तो पहले ही लांघी जा चुकी है, लेकिन फिर भी मैं बहुत